मुकेश बेटा, चले? हाँ माँ। झूठों का कोहरा जितना भी घना हो, सच को लपेटे में नहीं ले सकता। रूह कांप जाती है मेरी जब सोचता हूं कि पर्दाफाश होगा तब क्या होगा, हकीकत का सामना कैसे करूंगा। सच अंधा नहीं होता शीतल, ना ही सच्चा प्यार अंधा होता है। जो मुझे तुमसे है, सच्चे प्यार से बड़ी एक और सच्चाई है, और वो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मतलब हम दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। हकीकत को मान लेने में ही समझदारी है हरीश। मैं हकीकत को बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरे रास्ते में एक कांटा है। वो आदमी। बैठ बेटा। अस्मिता रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है एक बहुत बड़े होटल में। अच्छी खासी सैलरी है इसकी। पूजा और अंजलि मेरी 2 बेटियां। मुकेश ने दोनों की शादी करवाई, उन्हें सेटल किया। 15 साल पहले मुकेश के पापा चल बसे। तब से मुकेश ने ही उनकी इलेक्ट्रिक की दुकान को संभाला और घर को भी। बहुत अच्छे बेटा। अभी भी इलेक्ट्रिक की दुकान ही संभालते हो? जी, मैंने वो दुकान बेच दी। वो इलेक्ट्रिक की दुकान मैं इसलिए चलाता था क्योंकि उस वक्त परिवार को संभालना था और घर भी चलाना था। लेकिन अभी मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट एजेंसी खोल रखी है, काफ़ी अच्छी चलती है और मेरा इंटरेस्ट भी उसी लाइन में है। बेटा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे की लाइन, एक दूसरे की लाइफ और एक दूसरे के बारे में डिटेल में सब कुछ जान लेना चाहिए। साफ साफ, सच सच। सच मैला हो तो कोई उससे साफ साफ कैसे बोले? ना बोलूं तो क्या होगा, और मैला हो जाएगा। क्या करूं, बोलूं या ना बोलूं? रिश्तों में जब झूठ का कोहरा सच पर पर्दा डालता है, तब खतरे की आंधी उन रिश्तों को निशाना बनाती है। बड़ी बेरहम होती है ये आंधी, जो झूठ के कोहरे को चीरती जरूर है, लेकिन साथ ही साथ मासूम जिंदगियों को भी तबाह करती है। जब आंधी निकल जाती है, कोहरा हट जाता है, तब पुराना सच मायने नहीं रखता। एक नया सच लिखा जाता है, बेगुनाहों के खून से। शांति जी और मुकेश कभी भी इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर कहीं नहीं गए। इसीलिए जब दरवाजा खुला दिखा तब मुझे थोड़ा अजीब लगा।
रंगे हाथों पकड़े जाने का डर था हत्यारे को? सर हत्यारे ने हाथों के साथ साथ हथियार भी धोने की कोशिश की है, पर कुछ धब्बे रह गए। टेंशन इतनी बढ़ गई थी सर कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कि अंदर जाकर खुद ही देख लूं कि माजरा क्या है, दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है। शांति जी, शांति जी, शांति जी, मुकेश। और जब अंदर गई तो ये भयंकर नजारा देखा। शांति जी, मुकेश, शांति जी, कहाँ हो आप लोग? पहले तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और जब चीख निकली तो रुकी ही नहीं। यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए और शायद इनमें से ही किसी ने आप लोगों को फोन किया। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा नजारा ना दिखाए। शांति जी की 2 बेटियां हैं, पूजा और अंजलि, दोनों को खबर कर दी है। तो यहाँ सिर्फ शांति जी और उनका बेटा मुकेश ही साथ में रहते थे? पिछले 1 साल से दोनों ही रहते थे, लेकिन उसके पहले 2 साल तीनों रहते थे और उससे पहले दोनों अकेले ही रहते थे। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रही हैं? मतलब 3 साल पहले मुकेश की शादी हुई थी, 2 साल तक उसकी बीवी थी साथ में, फिर पिछले साल उसकी मौत हो गई, मर गई वो। अस्मिता नाम था उसका। ये लीजिए चाय। कविता जी, वो मुकेश और उसकी माँ का मर्डर हो गया। क्या? किलर शायद विक्टिम्स का कोई जान पहचान वाला था। हाँ सर, घर में जबरदस्ती घुसने कोई निशान नहीं है। शायद मुकेश और हत्यारे ने साथ बैठ के शराब पी और फिर मुकेश को चाकू से मार दिया गया। चाकू भी इसी घर का मालूम होता है सर। मुकेश की मां शांति सक्सेना की तकिए से सांसें रोकी गई, लेकिन इन दोनों में से कुछ चिल्लाया नहीं। कहीं मारने वाला भी इस घर का ही तो नहीं है? अंजलि और पूजा, इस घर की बेटियों को बुलाओ, शायद कोई काम की बात बताएं। सर। और माँ शांति सक्सेना की सांसें घोट दी गई, शायद उस पिलो से जो लाश के पास में मिला। डॉक्टर, ये कत्ल कब हुए होंगे? यही कोई लाशें मिलने से 12 घंटे पहले या उससे भी थोड़ा कम। मतलब कल रात को 16 सितंबर। और इस किचन नाइफ पर जो खून के धब्बे मिले थे वो मुकेश सक्सेना के ही हैं और मुकेश के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। सर, मुकेश के दोनों बहनें अंजलि और पूजा आ गई। अकेली आई हैं? नहीं सर, अपने हस्बैंड्स के साथ आई हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई दुश्मनी का केस है जहां ये दोनों मर्डर्स बदला लेने के लिए किए गए थे। लेकिन क्या यही हकीकत थी या ये उस कोहरे की कोई चाल थी जो इस केस की सच्चाई को बड़ी चालाकी से छुपा रहा था? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगा। बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों पर। दुश्मनी? नहीं सर, मेरा भाई मुकेश एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था, कभी किसी से कोई बैर नहीं। और मेरी माँ, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन अंजलि जी, जो कुछ भी हुआ है वो कुछ और ही कह रहा है। खूनी ने आपके भाई का गला काट दिया, आपकी माँ की सांसें घोट दी, और वो जबरदस्ती घर में नहीं घुसा, कोई जान पहचान वाला था। घर में कोई चोरी वोरी भी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि खूनी खून करने के इरादे से ही आया था।
वो गुस्सा था आपके भाई और आपकी माँ पर। लेकिन सर, किसी को क्या गुस्सा हो सकता है? मेरा भाई एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी चलाता था और मेरी माँ, वो तो घर पर ही रहती थी, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। सर, अगर आप चाहे तो हमारे पड़ोसियों से पूछ लीजिए या हमारे रिश्तेदारों से। एक करीबी रिश्तेदार बहुत चुप सी हैं। क्यों पूजा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरे भैया के सास और ससुर। उनके बारे में क्या? हमने सुना है आपकी भाभी अस्मिता 1 साल पहले गुजर चुकी है। उसका इन मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना है? अस्मिता के माँ और पापा भैया से गुस्सा थे। क्यों? अस्मिता, क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है। लगता है हम सबके लिए कोई खुशखबरी है। क्या हुआ है डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा सकता है। कुछ टेस्ट करवाने होंगे, वो आप तुरंत करवा लीजिए। और अस्मिता बता रही थी कि कुछ अरसे से उसे वीकनेस भी है। हाँ, मुझसे भी कह रही थी। मैं कुछ टेस्ट लिख कर देती हूँ, आप उन्हें तुरंत करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि अस्मिता भाभी HIV पॉजिटिव है। और उसके पिता ने आपके भाई को जिम्मेदार ठहराया? ये कैसे हो सकता है मुकेश? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। मुकेश, तू भी तुरंत अपना टेस्ट करवा ले। पता चला कहीं तुझे भी है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आपका मतलब है कि अस्मिता से ये बीमारी मुकेश को हुई है? अरे उल्टा है, उल्टा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अंकल? ये भी तो हो सकता है कि भाभी को पहले से ये बीमारी हो। हम ये बहस कर ही क्यों रहे हैं बेकार में? मुकेश, तुम अपना टेस्ट करवा लो। हाँ भैया, करवा लो। भाई साहब, जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबको पहले से ही पता था कि अस्मिता को शादी के पहले से ही ये बीमारी है और आपने हमसे ये बात छिपाई? शांति जी, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर। एक तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और ऊपर से आप उस पर, हम पर कालिख पोत रही हैं। यही सवाल मैं आपसे करूं तो? क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे बकवास तो आप कर रही हैं, एक तो चोर ऊपर से चतुर। सर, झगड़ा हो रहा था उस वक्त मेरी माँ और अस्मिता भाभी के पेरेंट्स के बीच। चुप रहिए आप सब। अस्मिता को यह बीमारी मुझसे हुई है। पहले ये बीमारी मुझे हुई और फिर मुझसे अस्मिता को। सालों तक मैं कोलू के बैल की तरह काम करता रहा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। पूजा और अंजलि को पढ़ाना, लिखाना, घर चलाना, उनकी शादी के लिए पैसे जमा करना,
इस सब के बीच मेरी अपनी जिंदगी भी थी, मेरी अपनी जरूरतें भी थी। ज्यादातर शराब से जवानी की प्यास बुझाता, पर एक वक्त आया जब शराब फीकी पड़ गई और जवानी कुरेदने लगी। खुद जिम्मेदारियों में डूबा, मैं उन औरतों की बाहों में डूबता। यार इस डॉक्टर कह रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, बस दवाइयाँ लेनी होंगी टाइम टू टाइम। यार फिर भी ये HIV तो HIV होता है। दुख लगता है यार सुनकर बहुत। तू पागल हो गया क्या बे? कैसी नेगेटिव बातें कर रहा है? जब डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ठीक हो जाएगा। मुकेश, तू टेंशन ना ले, ले सब ठीक हो जाएगा। ले। टेंशन कैसे ना लेता मैं? इलाज का खर्च कमर तोड़ने वाला खर्च था, बदनामी और मौत का डर वो अलग। देख बेटा, तू इतने सालों से इलेक्ट्रिक की दुकान संभाल रहा है, तुझे अगर लगता है कि उसे बेच देना चाहिए तो बेच दे। मैं मानता हूँ माँ कि पापा ने कड़ी मेहनत करके इस इलेक्ट्रिक की दुकान को खड़ा किया था, पर अब समय बदल गया है माँ। मैं इस इलेक्ट्रिक की दुकान को नहीं चलाना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कर। तेरे पापा ने प्रॉपर्टी में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो भी तो सारा तुम्हारा ही है ना। इस घर के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, दोनों बहनों को भी सेटल करवाया। अब तू अपना सोच, सेटल हो जा। किस मुंह से माँ को बताता कि मैं दुकान बिजनेस चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इलाज के लिए बेच रहा हूं। झूठों का कारवां निकल पड़ा, कोहरा जमने लगा। मुकेश बेटा, चले? हाँ माँ। माँ अब चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझ में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? मुझे मालूम था कि ये रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं अगर मैं अपनी बीमारी का खुलासा करूं। ऊपर से मैं अपनी माँ और बहनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, कितना नाम खराब होता। कैसे इंसान हो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम एक मासूम जिंदगी को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हो? मैं, मेरी बहन अंजलि और हमारी माँ पूरी तरह शॉक में थे। जिस मुकेश भैया को मैं और अंजलि पिता समान मानते थे, जिन्होंने इतना सब किया था हमारे लिए, वो अपनी खुद की पत्नी की जिंदगी इस कदर खतरे में कैसे डाल सकते हैं? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम भैया को कभी माफ कर ही नहीं पाए। तो सोचिए, अस्मिता और उसके माता पिता उस आदमी को माफ कैसे कर सकते थे? आपको लगता है ये मर्डर्स अस्मिता के माँ बाप ने किए हैं या करवाए हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो लोग हम सब पर। वो लोग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मुकेश भैया की बीमारी के बारे में हमें मालूम नहीं था। इतना ही नहीं, मुकेश भैया या हमें अस्मिता भाभी के अंतिम दर्शन तक करने नहीं दिए। दाह संस्कार सब खुद ही कर दिए। एक बेटी की जान गई क्योंकि एक दामाद ने सच नहीं बोला। वो HIV पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी के साथ संबंध जोड़े, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने से उसकी पत्नी को भी ये बीमारी लग सकती है। मुकेश इस उम्मीद में इस झूठ को जी रहा था कि काश उसकी पत्नी को उसकी ये बीमारी ना लगे, लेकिन ये उम्मीद अनसाइंटिफिक थी। अस्मिता को ये बीमारी हुई और वो शादी के 2 साल में ही चल बसी।
लेकिन क्या मुकेश और उसकी मां का कत्ल अस्मिता की बेवक्त और दुखद मौत की वजह से हुआ था? दिल्ली क्राइम ब्रांच। देखिए, मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की ना तो आदत है और ना ही कोई कारण है। मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ उन दोनों के मरने का। और जी नहीं, ना तो मैंने उन्हें मरवाया है और ना ही मैंने उन्हें मारा है। अनिल जी, हमें सीधी बात सुनने की ना तो आदत है ना ही फितरत है। हम पुलिस वाले हैं, कोई पीर फकीर नहीं है कि लोग अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपना जुर्म कबूल करते हैं हमारे सामने। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। हर मुजरिम यही कहता है, लेकिन हमारे लॉकअप में जाके कबूल करता है। और ये काम भक्ति से नहीं, सख्ती से होता है। किस बाप को गुस्सा नहीं आएगा अगर उसकी बेटी के साथ ये सब होगा तो? हाँ, मैंने उन लोगों को दिन रात बद्दुआएं दी। मैं चाहता था कि मुकेश तड़पे, बुरी तरह से तड़पे, उसकी मां भी तड़पे, उसकी बहनें भी तड़पे, वो सब तड़पे। उन्होंने मार डाला हमारी बेटी को। मुकेश ने उसे ऐसी बीमारी देकर उसका कत्ल कर दिया। और आपने पैसे देकर उसे मरवा दिया। किसे दी थी सुपारी? आप इसे पढ़े, प्लीज इसे पढ़िए सर। जिस दिन हमें पता लगा कि मुकेश ने खतरे को जानते हुए भी हमारी बेटी को HIV जैसी बीमारी दे दी, उसी दिन हम अपनी बेटी को अपने घर ले आए सर। और हमसे जो भी हो सका, जो भी हमने वो किया अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। और मुकेश को सजा दिलवाने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने वो सब भी किया। विमेन कमीशन में हमने शिकायत दर्ज करवाई। इस फाइल में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी सर। मैंने मुकेश की सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की, हॉस्पिटल के सारे बिल्स, मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट्स और कमीशन की सुनवाइयां, सब कुछ इसमें है। हम चाहते थे कि अस्मिता के सामने ही मुकेश को सजा मिले, लेकिन अस्मिता पहले ही चल बसी। लेकिन मैं लड़ाई लड़ता रहा सर, क्योंकि मैं उसे सजा दिलवाना चाहता था। कुछ ही दिनों में कमीशन का फैसला आने वाला है सर, और फैसला मुकेश के खिलाफ आने वाला है, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया था, जानलेवा चीटिंग की थी उसके साथ। मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता था। हम चाहते थे कि उनकी भी बदनामी हो और उन्हें ऐसी सजा मिले कि दुनिया में मिसाल कायम हो जाए। तो आपने कमीशन के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? भला हम उनके गंदे खून से अपने हाथ क्यों रंगेंगे? वो तो वैसे ही अपनी मौत मर रहा था। हम तो बस ये चाहते थे कि वो पहले शर्म से मरे। देखिए सर, हमें गुनहगार साबित करना आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम आपके गुनहगार नहीं हैं। हम अपनी बेटी अस्मिता के गुनहगार हैं। हम रात रात भर सो नहीं पाते सर, ये सोचकर कि हम अपनी बेटी के लिए वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। हम उसकी जिंदगी कुछ साल और बढ़ा सकते थे। मैं तो तस्वीर में भी अपनी इकलौती बेटी से आंख नहीं मिला पाता हूं सर। नहीं साहब, अस्मिता की फैमिली तो वॉशिंग पाउडर के एक इश्तिहार की तरह है। 9 दाग 9 धब्बा। लालचंद, यहाँ दाग धब्बे खून के हैं, एक नहीं 2 खून। ठीक है, समझ गया साहब। थोड़ी और झाग वाली धुलाई करता हूँ, शायद कुछ निकल आए। सर, अस्मिता के पेरेंट्स अनिल और कविता के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला, ना ही फोन रिकॉर्ड से और ना ही खबरियों से। बंसल नॉर्मल से मिडिल क्लास लोग हैं जिन पर ये कहर टूट पड़ा। मैंने आज उनके पेपर्स पढ़े हैं। अगले हफ्ते उनको जरूर इंसाफ मिलता। ये मुकेश सक्सेना गारंटीड अंदर जाता। सर, अगर हम ये मान के चलें कि अस्मिता के पेरेंट्स ही मर्डरर्स हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग अंदर गए, शराब पी और फिर कत्ल करके बाहर निकल गए।
उन्होंने ज़रूर किसी ना किसी को सुपारी दी होगी, और सुपारी लेने वाला कोई ना कोई जान पहचान का ही रहा होगा। अरे आओ अंदर आओ। बंसल, हो सकता है उन्होंने किसी जान पहचान वाले के भरोसेमंद कंधे पर से अपनी भड़ास की गोली चलाई, या बस ये कत्ल मुकेश और शांति सक्सेना के किसी पहचान वाले ने किया है और इसका अस्मिता के परिवार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मतलब हो सकता है कि किसी को मुकेश और उसकी माँ पर उतना ही गुस्सा था जितना अस्मिता के पेरेंट्स को था। मुकेश पर हो सकता है, शांति जी तो शायद कोलेटरल डैमेज थी, वो क्राइम सीन पर थी इसलिए मारी गई। सर, मैंने मुकेश के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, ये जानने के लिए कि कोई ऐसा रेगुलर नंबर है जिसने शाम उसको फ़ोन किया था। मतलब कोई दोस्त जिसके साथ मुकेश शराब पीता था और फिर उसी दोस्त ने मार दिया? हाँ सर, कोई रेगुलर कॉन्टैक्ट मिला कोई? एक हरीश जायसवाल है, उसकी बात हुई थी मुकेश से। कौन है ये हरीश जायसवाल? सर, फिलहाल हरीश का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। कोई एड्रेस? सेक्टर 6 जूना नगर। लगता है इस केस का कोहरा थोड़ा हट रहा है। हेलो, क्या भाई हरीश, कहाँ है गाड़ी? यार 1-1.5 घंटा तो कम से कम पहुंचते पहुंचते लग ही जाएगा। वो घर से निकले ही लेट हैं। यार 8:30 तो बजे गए। एक काम करते हैं, किसी ढाबे वाबे पे रुकते हैं, रोटी वोटी तोड़ते हैं, और क्या। यार पेट में चूहे तो मेरे भी कूद रहे हैं। चल ढाबे पर ही चलते हैं, चल चल चल। जी क्राइम ब्रांच। हरीश जायसवाल कहाँ है? जी वो तो 1 हफ्ते पहले मकान खाली कर गया। मैं तो फ्लैट साफ करवा रहा था। और मैं कपिल कुमार हूँ जी, इस फ्लैट का ऑनर। हरीश जायसवाल कहाँ मिलेगा इस वक्त? वो तो पता नहीं सर जी, बता के नहीं गया। उसके साथ कोई एग्रीमेंट तो किया होगा? कागज़ हैं? वो तो मेरे घर पे होंगे सर जी। पंजाब से है। इस एग्रीमेंट में भी वही नंबर है जो हमारे पास है। अब तक तो बदल दिया होगा। सर, पिछले हफ्ते तक हरीश यही नंबर यूज़ कर रहा था, लेकिन जिस रात शांति जी और मुकेश का कत्ल हुआ उस रात से उसका ये फ़ोन स्विच ऑफ है। 16 सितंबर। मर्डर की रात से फ़ोन स्विच ऑफ। बंसल, कहीं हत्यारा हरीश जायसवाल तो नहीं है? हो सकता है सर, लेकिन वो ये डबल मर्डर क्यों करेगा? सर जी, मुकेश जिस इन्वेस्टमेंट एजेंसी की बात कर रहा था, दरअसल वो तो उसकी है ही नहीं, उसके दोस्त हरीश की है। और ये मुकेश कुछ काम नहीं करता था हरीश की एजेंसी पे, सिर्फ वहाँ बैठा रहता था। इस हरीश पे कोई टिप? ये हरीश जायसवाल रिकवरी एजेंट है सर जी, प्राइवेट साहूकारों का काम करता है। और चीटर है सर जी, अपने दिल्ली के कई पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज है इस बंदे के खिलाफ। और साहब जी, इसकी पत्नी ने भी केस ठोका था इस पर। कैसा केस? सर जी, कुछ 6 महीने पहले की बात है। रुयनगर थाने में पहुंच गई मैडम और घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया। सोनल जायसवाल नाम है औरत का। सर, हरीश जायसवाल और मुकेश सक्सेना के बीच अनबन के कोई क्लूज नहीं मिले। इनफैक्ट दोस्ती थी। हरीश रिकवरी एजेंट था और मुकेश उसकी एजेंसी पर बैठता था। हाँ, हरीश की वाइफ सोनल जायसवाल ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस जरूर ठोका था। ऐसा भी हो सकता है कि हरीश ही मुकेश के घर गया हो, दोनों दोस्तों ने बैठ के शराब पी और फिर उसने मुकेश और उसकी माँ को मार दिया। लेकिन सर, उसने ये डबल मर्डर्स क्यों किए होंगे? अब ये तो शायद सोनल जायसवाल ही बता सकती है। सर, सोनल इन दिनों अपनी माँ के साथ रहती है, यहीं मेहताबाग के पास एक बेकरी चलाती है। तो फिर बेकरी से कोई तरोताज़ा खबर जरूर मिलेगी। जी। चूंकि अब डिफेंडेंट जिंदा नहीं है,
इसलिए हम ट्रायल की प्रतिक्रियाओं को बंद करने की मांग कर रहे हैं। ठीक, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। कविता, मैं उसे सजा दिलवाना चाहता था। छोड़िए ना, मिल गई उसे सजा, जाने दीजिए। सच कहूं अंजलि, मैं कभी मुकेश भैया को माफ़ी नहीं कर पाई। अब जो होना था वो तो हो गया पूजा। मुकेश भैया तो अब नहीं रहे। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि ये सब में माँ का क्या दोष था, उन्हें क्यों मार डाला। सर, मैंने मुकेश की दोनों बहनें अंजलि और पूजा के फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए, पर हरीश जायसवाल से जुड़ने वाली कोई बात नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है ये खेल बड़ी चालाकी से खेला गया है। या हो सकता है ये अस्मिता वाला एंगल हमें कंफ्यूज करने के लिए खड़ा किया गया है और कत्ल के पीछे वजह कोई और ही है। सर, मुकेश वैसे भी अपने दिन गिन रहा था। हाँ, और कोई ऐसे आदमी को और उसकी माँ को क्यों मारेगा? Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. सोनल जायसवाल। मेरा नाम सोनल जायसवाल था, अब मैं सोनल मिस्त्री हूँ। सोनल मिस्त्री, हम क्राइम ब्रांच से हैं और ये जानना चाहते हैं कि तुम सोनल जायसवाल से सोनल मिस्त्री क्यों बन गई? जी, ये मेरा निजी मामला है। सोनल, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा जायसवाल इस वक्त कहाँ है? हरीश जायसवाल को ढूंढ रहे हैं हम। हरीश को मैं 1 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। मेरे लिए वो मर चुका है, समझिए। सोनल, हरीश शायद 2 लोगों को मार चुका है और हम ये जानना चाहते हैं कि उसने ये डबल मर्डर क्यों किया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उसने ये हरकत की होगी तो। वो एक फ्रॉड और बहुत ही घटिया आदमी है। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। बेवकूफ़ों की तरह प्यार कर बैठी उससे। मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं हरीश। तो छोड़ दोगी मुझे? नहीं, तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी मैं, लेकिन अगर शादी की तो मम्मी पापा सारे रिश्ते तोड़ देंगे मुझसे और फैमिली के साथ के बगैर तुम्हारे साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे पास फैमिली नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है और शायद तुम्हारे मम्मी पापा की हैसियत के बराबर भी नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से मुझे खुश रहने का हक नहीं है। ऐसा मत कहो हरीश। तो फिर तुम फैसला कर लो सोनल, यानी हम अपनी जिंदगी जिएंगे या फिर किसी और के हाथों की कठपुतली बनेंगे, उनके अहंकार के सामने अपने पैर का गला काटेंगे। उसकी चिकनी जुबान के आगे फिसल गई थी मैं सर, लेकिन उसकी असलियत जानने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। 1 नंबर का झूठा और वैशी इंसान है वो। उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है मैंने, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मेरा ही केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस थे उसके खिलाफ। किस तरह का फ्रॉड? लोगों के लिए लोन अरेंज किया करता था वो और फिर धोखे से उनके पैसे हड़प लिया करता था। सोनल, तुम मुकेश सक्सेना को जानती थी? जी नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूँ। मुकेश हरीश का दोस्त था और हमें ये शक है कि हरीश ने मुकेश का कत्ल किया है और उसकी माँ का भी। उम्मीद करती हूँ कि हरीश जल्द ही पकड़ा जाए। उसका और कोई दोस्त या रिश्तेदार? मुझे हरीश के बारे में कुछ नहीं मालूम। हरीश जायसवाल का पंजाब का एड्रेस है हमारे पास, और कुछ नहीं। और वो भी शायद उसकी तरह झूठा ही होगा। फिर भी एक टीम भेज दो पंजाब, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, ये दोनों दोस्त हरीश और मुकेश, इनके अतीत में एक चीज़ तो कॉमन है। यस सर, चीटिंग। हरीश ने चीटिंग करके सोनल से शादी की और मुकेश ने चीटिंग करके अस्मिता से शादी की। बंसल, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरीश जायसवाल,
सॉरी सर, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। पूजा जी, इस आदमी पर हमारा शक तगड़ा है। मुकेश के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी हरीश जायसवाल से लगातार बात होती थी। कत्ल वाली रात भी उसकी हरीश से बात हुई थी और कत्ल के बाद से हरीश का फ़ोन स्विच ऑफ है। उसने अपना किराए वाला मकान भी खाली कर दिया है। सच कहूँ तो सर, हम कभी अपने भैया को जान ही नहीं पाए। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी देखभाल, दुकान और घर संभालने में ही भैया लगे रहे। उनके कौन दोस्त थे, घर के बाहर उनकी क्या ज़िंदगी थी, ना उन्होंने कभी हमें बताया और ना कभी हमने पूछा। वो तो जब हमें उनकी उस बीमारी के बारे में पता चला तब हमें मालूम पड़ा कि वो बुरी संगत में थे। नहीं सर, मैंने इस आदमी को शांति जी के घर आते जाते नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? नहीं सर, मेरा शांति जी के घर आना जाना सिर्फ तब तक था जब तक अस्मिता जिंदा थी। उसकी मौत के बाद ये दोनों माँ बेटे एकदम कटे कटे से रहने लगे थे। सर, हरीश जायसवाल और अस्मिता के माँ बाप के बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। हरीश जायसवाल के रिकॉर्ड से और कुछ पता चला? नहीं सर, उसके सारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक करें। उसके सारे फ़ोन कॉल्स किसी ना किसी काम से रिलेटेड थे। किसी को लोन देना था, किसी को लोन लेना था। और जो टीम पंजाब गई थी उसके एड्रेस पे, उसका क्या हुआ? सर, वहाँ उसके पेरेंट्स रहते, लेकिन टीम को उनसे भी कुछ खास नहीं मिला। साहब, हरीश तो कई साल पहले घर छोड़ के चला गया। इस वक्त कहाँ है वो? वर्षों गुजर गए, न तो मैंने उसे कहीं देखा और न ही कभी फ़ोन पर बात की साहब। लेकिन घर क्यों छोड़ कर गया था वो? मेरा बेटा बचपन से ही गलत था। धोखेबाजी करना, झूठ बोलना, गुंडागिर्दी करना, यहाँ तक कि हर दूसरे दिन पुलिस वालों के डंडे खाता था या फिर गांव वालों के। वो सुधरा नहीं। फिर मैंने उससे कह दिया, या तो जुर्म छोड़ो या घर छोड़ो। साहब, उसने घर छोड़ दिया। बड़ा अजीब लग रहा है बंसल। एक डबल मर्डर हुआ है और हमारे पास एक सिंगल सुराग नहीं है। हरीश, 4 दिन हो गए अजय घर नहीं लौटे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मेरी जान, ड्राइवर आदमी है तुम्हारा पति, कहीं फंस गया होगा, फोन खराब हो गया होगा। लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। हर चीज कभी ना कभी फर्स्ट टाइम होती है ना, इस बार फर्स्ट टाइम है। मैं पुलिस के पास जाऊं क्या? पागल जैसी बात न करो शीतल, थोड़ा टाइम दो बंदे को, लौटेगा या कॉल करेगा। और देखो, जल्दबाजी में पुलिस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस से दूरी अच्छी है। क्या हुआ हरीश, कांप रही है क्या? हाँ, वो तो होना ही था। कोई नहीं, टाइम की बात है, संभल जाएगी अपने आप। पक्का संभल जाएगी, मुझे भी कोई डाउट नहीं दिलीप, जरा सा भी नहीं है। साहब, निशाना एकदम सही बोतल पर लगा है। ये रॉयल ब्लू दारू अपने रोहिया नगर में एक दारू के ठेके पर मिलती है। अपना कबूतर कल ही एक पूरा खंबा खरीद कर गया है यहाँ से, रॉयल ब्लू। हाँ, ये बंदा तो कल भी आया था, एक बोतल रॉयल ब्लू लेके गया था। सर, नजर रखो उस पेश पे, दोबारा आएगा ही आएगा। मैंने मेरे 4 लड़के लगा दिए इलाके में नजर रखने को, किसी न किसी को तो नजर आएगा ही। कहाँ है कबूतर? मेरी नाक के नीचे ही है।
पीछा कर रहा हूँ, नजर से उड़ना नहीं चाहिए श्याम। सर, कबूतर स्पॉट हो गया। अब कस्टडी में थोड़ी गुटरगुम करते हैं। हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे मेरे रहते तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, बैठो। तुम्हें पता है अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। शायद उसने भी वही किया जो तुमने किया है। हम दोनों के लिए रास्ते खोल दिए हो। अंदर बैठा है, किसी भाभी के साथ गुटरगू चल रही है सर। देखो शीतल, तुम्हें, उसे और मुझे खुश हो जाना चाहिए कि आज के बाद तुम अजय को दोबारा नहीं देखोगी। तुमने ऐसे क्यों कहा कि मैं अजय को दोबारा नहीं देखूंगी? अरे क्योंकि इतने दिनों से उसने तुम्हें फोन नहीं किया है। क्या पता वो भी किसी के साथ भाग गया हो। वक्त आ गया है शीतल कि तुम भी अपनी जिंदगी का गियर बदल डालो, यू टर्न ले लो, कोई नया रास्ता पकड़ो। देखो शीतल, जब कोई चीज पहुंच के बाहर चली जाए तो वक्त रहते उसे छोड़ देने में ही समझदारी है। ना हरीश जायसवाल, हम पुलिस वाले कभी समझदारी से काम लेते ही नहीं, हमें आता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पहुंच के बाहर रहने वाला क्रिमिनल कभी पैदा ही नहीं होने वाला। मुकेश सक्सेना मेरा दोस्त था और मैं जानता हूं कि उसको और उसकी मां को किसी ने मार डाला, लेकिन आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी और मुकेश की एक कॉमन गर्लफ्रेंड हमारी गवाह बन गई। क्या? कौन? रॉयल ब्लू नाम है बंदी का। ये हरीश जायसवाल, तुम्हारी खास दोस्त। ये उस रात क्राइम सीन पर मौजूद थी, इसने हमसे कहा कि आप हरीश जायसवाल को उठवा लीजिए। उस रात हम तीनों साथ ही थे, मैं, मुकेश, हरीश। बड़ी रंगीन महफिल जमी हुई थी, पर तुम्हारी एक खास दोस्त ये नहीं बता पाई कि तुमने मुकेश का कत्ल क्यों किया। ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो मैं कैसे बता सकता हूं। मुकेश का कत्ल हुआ है, ये सच है। मुकेश का कत्ल मैंने किया है, ये झूठ है। दोस्त दोस्तों के गले नहीं काटा करते, ना ही दोस्त दोस्तों की माओ को मारते हैं। अब यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक बड़ा सीधा साधा है, सच वाला, उसमें तुम्हें तकलीफ कम होगी। दूसरा है चुप रहने वाला, उसमें तुम चुप रहोगे, हम तुमसे सच बुलवाएंगे। शायद तुम्हारी टांग वांग भी तोड़ दें। और हाँ, शीतल दुबे भी साथ वाले कमरे में ही है। अब या तो तुम बोलो या वो बोले। मेरे पति अजय दुबे, उनका एक दोस्त है दिलीप, हरीश दिलीप का दोस्त है। और हरीश ने मेरे पति को एक बार लोन भी दिलवाया था, तो मैं उन्हें वैसे जानती हूँ। वैसे जानती या वैसे मिली थी? क्योंकि गार्डन में जिस अंदाज से झूले के ऊपर आप लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो कोई दूसरी स्टोरी बयान कर रहे हैं मिसेज शीतल अजय दुबे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकेश सक्सेना और उसकी माँ शांति सक्सेना का मर्डर हुआ है। आप क्या जानती हैं मर्डर्स के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती मर्डर के बारे में। मैं खुद 4 दिन से मरे जा रही हूँ। मेरे पति 4 दिन से घर पर नहीं लौटे और फोन भी बंद आ रहा है उनका। आप शीतल को क्यों बीच में ला रहे हैं सर? वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें मुकेश और शांति जी का कातिल चाहिए। अब हम या तो तुम्हें तोड़ सकते हैं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीतल को। तुम ही चुनो, किसी एक को चुनो, हम दूसरे को तोड़ेंगे। मुझे मुकेश की बीमारी के बारे में पता था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को गिन रहा था। यार इस डॉक्टर कह रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। यार फिर भी ये HIV तो HIV होता है। तो तुमने उसका दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, खुद ही तय कर लिया कि उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। और शांति जी, वो किस तकलीफ में थी जो तुमने उनकी भी सेवा की?
मैं जा रहा हूं यार। बीमारी मुझे निकल रही है। मुकेश, मैं समझता हूँ यार। मैं स्मिता को फंसाना नहीं चाहता था यार, उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे भी यही बीमारी हो, लेकिन ये माँ है ना यार, जिद कर रही थी, शादी कर शादी कर शादी कर। छोड़ ना यार, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोच। अब सोचने के लिए बाकी क्या रह गया? एक तो दवाइयों के मोटे मोटे बिल, ऊपर से स्मिता के माँ बाप ने जो केस ठोका है, कंगाल हो गया हूं कंगाल। एक छोटी सी दुकान थी वो भी बेच दी, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। भाई कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? कोई लोन वोन नहीं दिला दे यार। लोन वोन छोड़ और अभी के लिए ये रख ले। कुल मिलाकर के 75,000 के आसपास है। तेरा दिल बहुत बड़ा है यार, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पागल है क्या? दोस्ती में कैसा एहसान? एक अच्छे दोस्त की तरह बिना सोचे बिना हिसाब लगाए जो था सब दे दिया। फिर मेरा बुरा वक्त आया, केसेस ठुक चुके थे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, और जब मैंने मुकेश से मांगा। क्या बात कर रहा है यार? मेरे पास अगला इंजेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं है, मैं तेरे 75,000 रुपए कहाँ से लौटाऊं यार? नहीं मांगता यार तुझसे, लेकिन पाई पाई इकट्ठा कर रहा हूँ। कुछ भी कर भाई, अगर पैसे नहीं लौटाए तो अंदर हो जाऊंगा। काश मैं कुछ कर सकता यार, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करूंगा। तेरे सारे पैसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तुझे जरूर दे दूंगा। लेकिन नहीं थी, एक दमड़ी नहीं थी। वो देना ही नहीं चाहता था सर। उसको सिर्फ और सिर्फ अपना इलाज, अपना कोर्ट केस, इसके परे कुछ दिखाई नहीं देता था। सर मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, बहुत गालियां दी और धमकियां भी दी, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी तुम्हारी? शीतल, मुझे शीतल के साथ भाग करके शादी करनी थी, सेटल होना था। बहुत सी उधारियां थी मुझ पर जो चुकानी थी। फिर मैं सब कुछ फुल एंड फाइनल करने के इरादे से मुकेश के घर गया। एक ग्लास बार अरे आओ अंदर आओ। मुकेश, मैं पूरी दुनिया को चूना लगाता हूं और तूने मुझे चूना लगा दिया। चूना तो तकदीर ने मुझे लगाया। हम दोनों बराबर ऐश किया करते थे, साथ में मजे करते थे, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने तो मुझे ही पकड़ा ना। मुझे को हुई ये बीमारी। तेरे दुख से मेरा दुख रत्ती भर भी कम नहीं होने वाला। ऐसा कर, तू ये घर भेज दे, अपनी माँ के जेवर भेज दे, चाहे कुछ भी कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। यार तेरी जिंदगी तो 4 दिन की है, पर मेरे सामने तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और वो भी 2-2 जिंदगियां। शीतल से शादी करने की सोच रहा हूं। देख हरीश, जेवर की बात मत कर मेरे सामने। तू मेरी माँ है बे, वो अगर मैं इस घर को बेच दूंगा तो मैं मरने के बाद कहां रहेगी? वो कहां जाएगी? मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, तुझे लौटाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। दिमाग फट रहा था मेरा, मैं जान गया था मेरे 75,000 गए पानी में। एक चीटर कुछ भी सहन कर सकता है, खुद के साथ चीटिंग नहीं साहब। नशे ने गुस्से को और आग दे दी।
मुकेश, क्या हुआ? क्या हुआ मुकेश? तुमने मुकेश सक्सेना को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए? हाँ सर। तुम्हें किसी ने सुपारी नहीं दी थी मुकेश सक्सेना को मारने के लिए? कौन देता सुपारी? सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे मुकेश सक्सेना पर गुस्सा था। खैर, शीतल का पति अजय दुबे, वो कहाँ है? क्या भाई हरीश, कहाँ है गाड़ी? यार 1-1.5 घंटा तो कम से कम पहुँचते पहुँचते लग ही जाएगा। यार 8:30 तो बजे गए। एक काम करते हैं, किसी ढाबे वाबे पे रुकते हैं, रोटी वोटी तोड़ते हैं, और क्या। चल। इसको यहीं कहीं फेंक देते हैं। जब तक लाश किसी को नजर आएगी तब तक सड़ गल गई होगी। हाँ? चल उठो। शीतल और मेरे बीच सब कुछ हो रहा था सर, बस अजय एक कांटा था जिसे वो छोड़ नहीं रही थी, तो मैंने निकाल दिया। तुमने एक आदमी को मार दिया क्योंकि वो वाकई में तुम्हारा उधार नहीं चुका पा रहा था। तुमने उसकी मां को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हें पकड़वा सकती थी, और फिर तुमने एक मासूम को मार डाला क्योंकि उसकी पत्नी, जो कि तुम्हारी प्रेमिका है, अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। 3 मर्डर्स के बाद तुम्हें लगता है तुम सुकून भरी जिंदगी जी पाते? पकड़ा नहीं जाता तो जी लेता। शीतल को कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने उसके पति को मारा है। मजे की जिंदगी होती है हमारी, जो कि अब नहीं हो पाएगी। तकदीर खराब है मेरी। बुरी नीयत वाले तकदीर से इतनी उम्मीद ही कैसे रख सकते हैं हरीश जायसवाल? तुम सिर्फ नीयत के नहीं, पूरे के पूरे बुरे हो। अब सिर्फ देखते जाओ तकदीर क्या फैसला सुनाती है, क्या सजा होती है तुम्हें। शीतल, हमने तुम्हारे पति की लाश बरामद की है। बहुत बुरी हालत में है, तुम पहचान भी नहीं पाओगी। हरीश ने? हाँ, कबूल किया उसने। बुरा लग रहा है? क्यों? अजय को तुम्हारी बेवफाई के बारे में पता चलता तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर मरता। लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। लेकिन मैडम, ऐसा होता नहीं है। बेवफाइयों के कोई कायदे नहीं होते हैं, सिर्फ अंजाम होते हैं, बुरे अंजाम। दूसरों को और खुद को कहे गए झूठों का कोहरा कभी ना कभी तो हटता ही है। कविता, खूनी का पता लग गया। मुकेश का कोई दोस्त हरीश जायसवाल पैसे का लेन देन था। मुकेश उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। उस हरीश जायसवाल को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, गुस्से में मार डाला। और शांति जी? उन्होंने खूनी को देख लिया था, इसलिए उन्हें भी
हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब जिंदगी की पटरी कोहरे से भरी एक अंधी गली की तरफ जाती है। कोई इस कोहरे में खुशी खुशी नहीं जाता, हर एक इस कोहरे में से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इस अंधी गली से निकलने के लिए कोहरे को हटाना पड़ता है, बढ़ाना नहीं। धुंध में चलाए गए हाथ पैर या फिर गोलियां अक्सर गलत निशाने पर ही लगती हैं, बेकसूर लोगों को चोट पहुंचाती हैं और उनकी जानें भी लेती हैं। वक्त पर इलाज के साथ मुकेश बेहतर जिंदगी बिता पाता। अस्मिता को इस तरह से बेवक्त तड़प तड़प कर मरने की नौबत नहीं आती, और ये हो ही नहीं सकता कि शीतल इस बात से अनजान थी कि हरीश के साथ अफेयर का मतलब है अपने पति अजय दुबे से धोखा। शायद वो अफेयर छुपा पाती, लेकिन हरीश का लालच इस समझौते को कभी कबूल ही नहीं कर पाता। ये शीतल का स्वार्थ था और मूर्खता भी कि उसने सोचा कि वो एक साथ दो नाव में सवार हो सकती है। हरीश जायसवाल को मुकेश सक्सेना और उसकी मां शांति सक्सेना के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत बुक किया गया है। साथ ही हरीश जायसवाल और दिलीप पर अजय दुबे के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 लगाई गई है। दिलीप ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया कि अजय के कत्ल से पहले वो इस बात को जानता था कि हरीश मुकेश और उसकी मां का कत्ल भी कर चुका है। उसने सोचा कि अगर हरीश एक डबल मर्डर करके बच सकता है तो फिर अजय का कत्ल भी कभी पकड़ में नहीं आएगा। ये सिर्फ दिलीप की गलतफहमी थी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।